नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में समग्र सुरक्षा प्रदाता बन सकता है। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सहित देश की जानी मानी हस्तियों ने किसानों के प्रदर्शन पर सरकार के पक्ष का समर्थन किया। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट 5 वर्ष के लिए बढ़ाई। और महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह आज से शुरू। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। चौरी चौरा घटना के आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान चौरी चौरा शताब्दी के संदर्भ में एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि चौरी चौरा का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में विशेष स्थान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 1 वर्ष तक चलने वाला चौरी चौरा समारोह आज से शुरू होगा। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के तहत साल भर तक चलने वाले समारोहों की शुरुआत आज से हो जाएगी। स्कूली छात्र प्रदेश के सभी 75 जिलों में सुबह 8:30 बजे से प्रभात फेरियां निकालेंगे। मुख्य कार्यक्रम चौरी चौरा शहीद स्थल पर सुबह 10 बजे से होगा। लोग अपने निकटतम शहीद स्थलों पर जाएंगे और महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देंगे। पुलिस बैंड शहीद स्मारकों पर राष्ट्रधुन बजाएंगे। प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा घटना के बारे में लोगों को और अधिक जानकारी देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट चौरा100.com शुरू की है। आज के मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी इस वेबसाइट पर किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कराने के प्रयास तेज हो गए हैं। लोग सलामी की मुद्रा में वंदे मातरम गाते हुए अपने वीडियो बड़ी संख्या में चौरी चौरा महोत्सव.in पर अपलोड कर रहे हैं। वीडियो आज दोपहर 12 बजे तक अपलोड किए जा सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज शाम बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। वे कल बेंगलुरु में यलहंका वायुसैनिक अड्डे पर एरो इंडिया 21 के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। श्री कोविंद शनिवार को कर्नाटक के कोडगु जिले के मडिकेरे जाएंगे, जहां वे जनरल तिमैया के पूर्व पैतृक निवास में एक संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रविवार को बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 23वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसी दिन नई दिल्ली लौटने से पहले वे आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में सत्संग फाउंडेशन के आश्रम और सादोम में पीपल ग्रोव स्कूल जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र की समग्र सुरक्षा करने की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिदृश्य में रह रहे हैं, जहां देशों को न केवल सैन्य हमले की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि कोविड महामारी सहित कई प्राकृतिक आपदाओं से भी निपटना पड़ता है। रक्षा मंत्री कल बंगलुरु में एरो इंडिया की द्विवार्षिक रक्षा व्यापार प्रदर्शनी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक दृष्टि से भारत हिंद महासागर क्षेत्र का भरोसेमंद भागीदार है और इस क्षेत्र की समग्र सुरक्षा करने की भूमिका निभा सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वायुसेना को क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और वे ये कार्य कर सकती है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने संकट काल में समन्वित संचालन व्यवस्था पर बल दिया है। बेंगलुरु में एयर इंडिया शो के दौरान चीफ ऑफ एयर स्टाफ बैठक में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति से वायु शक्ति बढ़ने के साथ ही खतरे की मैट्रिक्स भी बदल रही है।
श्री आरकेएस भदौरिया ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में युद्ध की प्रकृति काफी बदल गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि हाल में आर्मेनिया, अजरबैजान और सीरिया में सशस्त्र ड्रोन और मानव रहित वायुयानों का किस तरह इस्तेमाल किया गया था। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर नजदीकी से नजर रख रहा है और मानव रहित तथा वैकल्पिक मानव युक्त साधन क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एयर चीफ मार्शल ने सम्मेलन के प्रतिभागियों को बताया कि भारतीय वायुसेना ने एकीकृत वायु कमान नियंत्रण प्रणाली विकसित की है, जिसमें एक ही दायरे में सभी नेटवर्क, रडार या हवाई निगरानी व्यवस्था, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवाक्स शामिल किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रखरखाव प्रबंधन प्रणाली को निगरानी क्षमताओं में सुधार के काम में लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। श्री भदौरिया ने अंतरिक्ष में खतरों का तेजी से पता लगाने और उनसे निपटने के लिए एक तंत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। भारत एरो इंडिया 2021 के मुख्य कार्यक्रम से अलग आज हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में बढ़ोतरी। सम्मेलन की शुरुआत रक्षा सचिव के स्वागत भाषण से होगी, जिसके बाद विभिन्न सदस्य देशों के रक्षा मंत्री सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समापन भाषण देंगे। सरकार ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी चुनी हुई प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए एक व्यवस्था निर्धारित की है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि अभी तक 235 उद्योगों को 363 प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 26 भारतीय निजी उद्योगों ने अंतरिक्ष गतिविधियों में सहायता के लिए अंतरिक्ष विभाग से संपर्क किया है। सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए प्रक्रियागत सुधार लाने के वास्ते पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने मंत्रालयों के लिए एक समान सॉफ्टवेयर मॉड्यूल भविष्य विकसित किया था। उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर से प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। संसद के दोनों सदनों में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। विपक्षी दल कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और अन्य दलों ने कई बार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद सदन आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले शाम 4 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उत्तेजित सदस्यों से सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देंगे। उधर राज्यसभा में अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। सदन में सहमति बनी कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए ज्यादा समय दिया जाए ताकि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य किसानों के आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर भी अपने विचार रख सकें। कल सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्होंने कल और आज के प्रश्नकाल के साथ साथ शून्यकाल को स्थगित करने के बारे में विपक्षी नेताओं से बात कर ली है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सदस्य भुवनेश्वर कलिता ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। श्री आजाद ने 26 जनवरी को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लालकिला में हुई हिंसा की निंदा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केरल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 2 दिन के दौरे पर कल तिरुवनंतपुरम पहुंचे। उन्होंने केरल की सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष ने राज्य में कोविड महामारी के तेजी से फैलाव के लिए केरल सरकार की बेअसर नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। मणिपुर विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र के दौरान 22 फरवरी तक 13 बैठकें होंगी। राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित किया और राज्य सरकार की उपलब्धि और गतिविधियों का उल्लेख किया। बाद में सत्तारूढ़ दल के एक विधायक ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।
गुजरात विधानसभा का 1 महीने तक चलने वाला बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल को संपन्न होगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार 2 मार्च को वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेगी। राज्यपाल के संबोधन पर चर्चा के अलावा विभागों की बजट अनुदान मांगें और कई सरकारी विधेयक भी सत्र में पेश किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोखिम के दायरे में आने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी और शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी को जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। एक अधिसूचना में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि राशि जमा करने वाली और जमा स्वीकार न करने वाली 5,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की संपत्ति वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की संपत्ति वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों को ये व्यवस्था मार्च 2022 तक लागू करनी होगी। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी वाली सभी कंपनियों में आंतरिक लेखा परीक्षण की अपनी पद्धति है। इससे कुछ विसंगतियां, जोखिम और व्यवस्था में अंतर आ गया है। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने किसानों के प्रदर्शन पर सरकार के पक्ष का समर्थन करने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और अजय देवगन का साथ देते हुए कहा है कि देश समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान में सक्षम है। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का ये ट्वीट कुछ वर्गों में किसान आंदोलन के विरोध पर विदेश मंत्रालय की तीखी टिप्पणियों के बाद आया है। 91 वर्षीय गायिका लता मंगेशकर ने ट्विटर पर #इंडिया टुगेदर और #इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है और हम सभी भारतीय अपना मस्तक गर्व से ऊंचा रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक स्वाभिमानी भारतीय के रूप में उन्हें पूर्ण विश्वास है कि देश के सामने कोई भी मुद्दा या समस्या आती है तो अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम सौहार्दपूर्ण ढंग से उसका हल करने में पूरी तरह सक्षम हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी #इंडिया टुगेदर में ऐसी ही अपील की है। सरकार ने कल स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय संसद ने कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कार्यों को बहस और चर्चा के बाद पारित किया है। कुछ विदेशी व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा हाल ही में किसानों के विरोध पर की गई टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि ये सुधार किसानों के लिए विस्तारित बाजार तक पहुंच बनाने के लिए है और किसानों के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कानून आर्थिक और पारिस्थितिकी रूप से स्थायी खेती का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया कि इस प्रकार के विरोधों को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और राजनीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। समाचार कक्ष से अलका सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा कि कोई भी दुष्प्रचार भारत की एकता नहीं डिगा सकता और देश प्रगति के लिए एकजुट तथा एक साथ खड़ा है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि भारत को नई ऊंचाइयां प्राप्त करने से कोई भी दुष्प्रचार नहीं रोक सकता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में समग्र सुरक्षा प्रदाता बन सकता है। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सहित देश की जानी मानी हस्तियों ने किसानों के प्रदर्शन पर सरकार के पक्ष का समर्थन किया। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट 5 वर्ष के लिए बढ़ाई और महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह आज से शुरू। भारत कोविड महामारी से संघर्ष में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक नई उपलब्धि में भारत ने सबसे तेजी से कोविड टीके लगाने में विश्व में पहला देश बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है। भारत में सिर्फ 18 दिन में 40 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। बीते एक दिन के दौरान 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है। कोविड से स्वस्थ होने की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और ये 97.08% हो गई है। मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,000 से भी कम सक्रिय मामले हैं। टीका लगवाने वाले लाभार्थियों की संख्या भी प्रतिदिन बढ़ रही है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में कहा कि टीकाकरण से ही इस वैश्विक महामारी से निपटा जा सकता है।
We all have waited eagerly for a vaccine to arrive. Now that vaccines have arrived, a lot of misinformation regarding this vaccine is being circulated on various platforms. We have to be careful regarding these misinformation. Always remember, it's not vaccine, but vaccination is going to prevent this pandemic and this pandemic. So it's important that whatever misinformation is being circulated is taken care of, and we come forward, take vaccine whenever our turn comes without any hesitation. शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। जवाहर नवोदय विद्यालयों को सैनिटाइज करने, कक्षाओं के प्रबंधन और छात्रावास में विद्यार्थियों को सुरक्षित दूरी के साथ रहने तथा आपात स्थिति से निपटने में कोविड प्रबंधन मानकों जैसे सभी एहतियाती उपाय पहले ही कर लिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के आधार पर प्रत्येक स्कूल ने कार्यबल गठित कर कोविड के कारगर प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देशित मानक संचालन प्रक्रिया और जिला प्रशासन के परामर्श से स्वयं की मानक प्रक्रिया भी तैयार की है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय अभिभावकों की सहमति के आधार पर विद्यार्थियों की कक्षाओं में व्यक्तिगत और उपस्थिति का प्रबंध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। सामान्य कक्षाएं चरणबद्ध रूप से आयोजित करने के लिए राज्य प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसी के अनुरूप जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षाओं में व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ ऐसे स्थानों पर खोले जाएंगे जहां राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है। विद्यार्थियों के लिए आवास और उपकरणों की उपलब्धता के आधार पर अन्य कक्षाओं के बारे में भी जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। महाराष्ट्र में सभी कॉलेज 15 फरवरी से खुल जाएंगे। राज्य के उच्चतर और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि विद्यार्थियों की उपस्थिति 50% रहेगी और कोविड संबंधी सभी नियमों का पालन किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि राज्य में महाविद्यालय शुरू करने की मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलगुरु से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा चर्चा की और 15 फरवरी से महाविद्यालय शुरू करने के उद्देश्य से महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम, परीक्षाओं की समय सारणी तथा स्वरूप, हॉस्टल की सुविधा आदि के बारे में उचित एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी चर्चा की और महाविद्यालयों में हर क्लासरूम में 50% छात्रों को रोटेशन बेसिस पर प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 75% अनिवार्य उपस्थिति के नियम से छात्रों को छूट दी गई है। परीक्षाएं ऑफलाइन लेनी है या ऑनलाइन, इस बारे में विश्वविद्यालय खुद निर्णय ले सकते हैं और उसके अनुसार उनके सत्रों का नियोजन कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में राज्य में उच्च कक्षा के छात्रों के लिए पाठशालाएं शुरू की गई है, वहीं महाविद्यालयों में ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। निशा रानी के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पश्चिम बंगाल में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों को 12 फरवरी से खोला जाना है, लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अभी कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने कल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस समय छात्रावास नहीं खोले जा सकते तथा कुछ सेमेस्टरों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। पीएचडी छात्रों की प्रैक्टिकल कक्षाओं को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शुरू करने की व्यवस्था की जा सकती है। स्कूलों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है तथा कक्षाओं में आने से पहले अभिभावकों की अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अत्याधुनिक चलित क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। ये पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जाएगी और विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए होगी जिन्हें अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। बिहार में 2,62,784 लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 40,462 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए गए। राज्य के किसी भाग से प्रतिकूल प्रभाव का कोई समाचार नहीं है। इस बीच राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 99.02% से अधिक हो गई है। राज्य में उपचाराधीन कोविड रोगियों की संख्या निरंतर कम हो रही है और वर्तमान में 1,046 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य में अभी तक 2 करोड़ 12 लाख से अधिक कोरोना जांच की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी के खिलाफ पुणे में दिए गए उसके भाषण के लिए लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के निवासी अनुराग सिंह ने 30 जनवरी को पुणे में कार्यक्रम में कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और एक समुदाय विशेष के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाले 270 किलोमीटर लंबे सभी मौसम के अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को फरवरी महीने में रखरखाव और मरम्मत के लिए हर शुक्रवार की बजाय हर बृहस्पतिवार को बंद रखने का फैसला किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहला बृहस्पतिवार होने के कारण आज जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद रहेगा। आम जनता से यातायात नियमों का ध्यान रखकर यात्रा शुरू करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि गोवर्धन योजना से भारत न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि देश में ऊर्जा आयात में भी कमी आएगी। श्री प्रधान ने कल नई दिल्ली में गोवर्धन योजना के एकीकृत वेब पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि इस पोर्टल से कचरे से संपदा सृजित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र को साकार करने के लिए सरकार के विभिन्न उपायों की समय से निगरानी करने में मदद मिलेगी। महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह आज से आरंभ हो गए हैं। मुंबई में ऋत्विक फाउंडेशन ने महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की कालातीत विरासत को मनाने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। जयतीर्थ मेवुंडी द्वारा पंडित जी की रचनाओं के गायन के साथ आज स्वर भास्कर 100 उत्सव का समापन होगा। महाराष्ट्र के पुणे में आर्य संगीत प्रसारक मंडल ने गणेश कला क्रीड़ा मंच पर एक संगीत कार्यक्रम अभिवादन का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम शनिवार और रविवार को होगा। फिल्म प्रभाग महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी के जीवन और संगीत पर बनी फिल्म अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित करेगा। प्रसिद्ध गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने पंडित भीमसेन जोशी पर 73 मिनट के वृत्तचित्र का निर्देशन किया है। इसमें गुलजार ने किराना घराने के इस महान गायक की संगीतमय यात्रा को दिखाया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित भीमसेन जोशी की भावपूर्ण ख्याल गायकी, भजन और अभंग श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। वृत्तचित्र आज पूरे दिन वेबसाइट www.filmsdivision.org/documentary of the week और www.youtube.com/user/filmdivision पर उपलब्ध रहेगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा। पंडित सुरेश तालवलकर कहते हैं कि पंडित जी का संगीत इतना शुद्ध है कि सीधे श्रोताओं के मन को छू जाता है। हम सभी कलाकारों को बहुत ही अभिमान की बात है कि उनका जन्म शताब्दी ईयर चल रहा है। सब जगह प्रोग्राम होने वाले हो रहे हैं और खुशी की बात यह है कि मुझे उनके साथ 8 साल बजाने का मौका मिला। इतनी प्योरिटी से अपनी कला को प्रेजेंट करने वाले मैंने कलाकार कहीं देखे नहीं। लोगों के दिल में उनके सुर बस गए और यही तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उनके नाम से भी अनेक लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। डॉक्टर प्रभा अत्रे कहती हैं कि पंडित भीमसेन जोशी की भीमसेन शैली श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। भीमसेन जी और मैं दोनों ही किराना घराने के कलाकार। किराना घराने की परंपरा समृद्ध करने की, उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम दोनों पर थी। किराना घराने की चौखट में रहकर हम दोनों ने अपना अपना अलग रास्ता निकाला। आवाज से लेकर संगीत प्रस्तुति के हर पहलू में हमने थोड़े थोड़े बदलाव लाए। भीमसेन जी की भीमसेनी शैली श्रोताओं ने बहुत पसंद की। अच्छी दमसास की वजह से उनकी गूंज भरी आवाज, उस आवाज में जबरदस्त मास अपील है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुर और लय के सम्राट पंडित भीमसेन जोशी पर एक कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इसकी घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इस संधि से दुनिया और सुरक्षित हो गई है।
उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों की निरंकुश होड़ सबको खतरे में डाल सकती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कथित तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक सप्ताह पहले फोन पर इस संबंध में बात की थी। श्री पुतिन ने इस कानून पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए। अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी संघ बीएफआई का फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। मुक्केबाजी संघ के चुनाव में कल उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व खेल मंत्री आशीष शेलार को हराया। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल से चेन्नई में खेला जाएगा। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए टेस्ट मैच के टिकट केवल तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन तक ही सीमित रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जांचकर्ताओं ने कल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का दौरा किया, जो कोरोना वायरस 19 की उत्पत्ति लेकर कई आशंकाओं के केंद्र में रहा है। चीन के वुहान शहर में 2019 के अंत में पहली बार ये बीमारी सामने आई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब विशाल से सुनिए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। धन्यवाद प्रियंका। कृषि कानून विरोधी आंदोलन पर विदेशी हस्तियों के दुष्प्रचार को लेकर विदेश मंत्रालय की सख्त हिदायत को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। वर्चुअल वॉर और सख्त हुई सरकार के शीर्षक के साथ राजस्थान पत्रिका ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान प्रकाशित किया है। प्रोपेगेंडा हमारी एकता को नहीं दिखा सकता। जनसत्ता ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच से उच्चतम न्यायालय के इंकार की खबर दी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन और पाकिस्तान पर निशाना। भारत हर चुनौती को तैयार। 83 हल्के युद्धक तेजस लड़ाकू विमानों का अनुबंध हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा। दैनिक भास्कर ने प्रदर्शनी में दिखाए गए वॉरियर ड्रोन के बारे में लिखा है, तेजस के साथ उड़ेगा ड्रोन, दुश्मन के विमान मिसाइल को हवा में मार गिराएगा। नवभारत टाइम्स का कहना है, वायुसेना ने दिखाया स्वदेशी कदम। भारत कोविड टीका लगाने में विश्व में सबसे आगे। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, मात्र 18 दिन में लगाया गया 40 लाख लोगों को टीका। नवभारत टाइम्स की खबर है, कोरोना की वजह से प्रभावित दिल्ली के एम्स की ओपीडी आज से सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी। मरीज ऑनलाइन के अलावा काउंटर से भी पंजीकरण करा सकेंगे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बजट और विदेशी निवेश का असर, सेंसेक्स पहली बार 50,000 से ऊपर बंद। तीसरी तिमाही के लिए बैंकों के नतीजे भी बाजार के अनुमान से बेहतर हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक परियोजना के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति संबंधी याचिका पर अमर उजाला ने उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ समिति के मूल्यांकन को प्रकाशित किया है। एक पेड़ का मूल्य 74,500 रुपए, 45,000 की सिर्फ ऑक्सीजन। हिंदुस्तान ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले को सुर्खी बनाया है, 5 मार्च 2010 के बाद सहायक प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी अनिवार्य। ऑनलाइन शिक्षा पर दैनिक भास्कर ने एक सर्वेक्षण के हवाले से लिखा है, 93% अभिभावक बोले ऑनलाइन शिक्षा बेहतर नहीं। 97% अध्यापकों ने कहा इसमें आत्मविश्वास घटा। 82% बच्चों ने खेलों और बच्चों को मिस किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज 11 बजे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में समग्र सुरक्षा प्रदाता बन सकता है। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सहित देश की जानी मानी हस्तियों ने किसानों के प्रदर्शन पर सरकार के पक्ष का समर्थन किया। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट 5 वर्ष के लिए बढ़ाई। और महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह आज से शुरू हुए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।